क्या आप भी एनआरआई हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन आप भारत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि क्या भारतीय रियल एस्टेट मार्केट क्या एनआरआई के लिए बेस्ट हो सकता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी निवेश कर सकते हैं, उनके लिए नियम क्या होंगे और निवेश करने के फायदे क्या होने वाले हैं, और एनआरआई को किन गलतियों से बचना होगा। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट के सपनों को हकीकत में बदलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट एनआरआई के लिए इतना खास क्यों बन गया है। पहले कारण की बात किया जाए तो यहाँ पर रिटर्न की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। भारत के टायर 1 एवं टायर 2 सिटीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप सही समय पे और सही जगह पे निवेश करते हैं तो आने वाले समय में आप कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों में काफ़ी ज़्यादा इनकम पा सकते हैं। दूसरा कारण है रुपए का वैल्यूएशन। यदि आप फॉरेन करेंसी में कमाई करते हैं और उस फॉरेन करेंसी को इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना तक बदल सकता है। तीसरे कारण की बात किया जाए तो एनआरआई का भारत के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। एनआरआई भारत में इसलिए भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनका भारत के साथ जड़ें जुड़ी रहें। अब जब वह रिटायरमेंट के बाद इंडिया वापस आएंगे तो उनके लिए भी रहने के लिए एक घर चाहिए होगा। चौथा, भारत सरकार ने विदेशी निवेश एवं एनआरआई का पैसा भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके, इसके लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है फेमा एक्ट, जो कि विदेशी लेन देन को प्रबंधन करता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि एनआरआई किसे बोला जाता है। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई के पास भारत का नागरिकता होता है और वे किसी काम, नौकरी, पढ़ाई आदि चीज़ों के कारण भारत से बाहर रहते हैं। एक कंडीशन एनआरआई के लिए यह भी है कि उनको एक फाइनेंशियल ईयर में 183 दिन से कम समय भारत में समय व्यतीत करना होता है। बाकी समय वो भारत से बाहर बिताते हैं। एनआरआई भारत में रेसिडेंशियल एवं कमर्शियल दोनों ही प्रकार के प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, पर उन्हें कृषि भूमि, फार्मलैंड जैसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उन्हें आरबीआई से विशेष अनुमति लेनी होती है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि यदि आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फिजिकली मौजूद नहीं हैं, आप विदेश में हैं, तो आप अपने संबंधी के माध्यम से भी प्रॉपर्टी को इंडिया में खरीद सकते हैं। आपको फिजिकली यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनआरआई को भारत में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ नियम हैं। वैसे तो भारत में एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। पहला, आपको फेमा कानून का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एनआरआई को फेमा कानून का पालन करना होता है। आप सामान्य इंडियन नागरिक की तरह प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट नहीं कर पाते हैं। आपके लिए एक विशेष अकाउंट होता है जिसको आप भारतीय बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे बैंक के माध्यम से आप उस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उसके जरिए ही आप प्रॉपर्टी का सारा पेमेंट कर पाते हैं। उस अकाउंट का नाम है एनआरई, यानी कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। दूसरा, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप रियल एस्टेट लॉयर को हायर कर सकते हैं, जो उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे दस्तावेज को जांच करने का काम करता है। तीसरा चीज़ कि जो सामान्य टैक्स इंडियन नागरिक पे लगता है, जैसे टीडीएस, कैपिटल गेन टैक्स, रेंटल टैक्स, वे टैक्स एनआरआई पे भी लगते हैं। चौथा, यदि आप विदेश में हैं और भारत में प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हैं, तो इसके लिए आप अपने किसी भरोसेमंद साथी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे इंडिया में वह प्रॉपर्टी को खरीदने का काम करेगा। इन नियमों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी कानूनी या टैक्स से जुड़ी परेशानी में न फंसे। एनआरआई के तौर पे प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया क्या होती है, उसी के बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको बजट एवं लोकेशन का चुनाव करना होता है कि आप किस रेंज में प्रॉपर्टी को खरीदेंगे और किस लोकेशन में प्रॉपर्टी को खरीदने वाले हैं। दूसरे स्टेप में आपको प्रॉपर्टी को सर्च करनी होती है। जब आप बजट एवं लोकेशन का चुनाव कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी को सर्च करना होता है। इसके लिए आप 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग.com जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। और आपको यह भी ध्यान में रखना होता है कि आप जब भी इंडिया में प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो आपको रेप्यूटेबल बिल्डर के साथ ही प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, जैसे डीएलएफ, शोभा, लोधा, इस तरह के काफ़ी सारे बिल्डर इंडिया में अवेलेबल हैं। तीसरे स्टेप में यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको भारतीय बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे बैंक आपको लोन ऑफर करते हैं। इसके लिए ज़रूरी बात यह हो जाता है कि आपको फेमा कानून के तहत एनआरई अकाउंट इन बैंकों में खुलवाना होता है। उसी अकाउंट के माध्यम से आप प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट कर पाते हैं। चौथे स्टेप में आप प्रॉपर्टी को फाइनल करते हैं और आप एनआरई अकाउंट के माध्यम से प्रॉपर्टी को पैसा देते हैं और अपने डील को क्लोज करते हैं।
और अंतिम स्टेप में आप प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेते हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी को पोजीशन लेने के बाद आप उसे रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हो, तो इस रेंट पे चढ़ाने के लिए भी लोग मार्केट में उपलब्ध होते हैं। वे आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हैं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करें। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रॉपर्टी को परचेज कर पाते हैं। हो सकता है कि यह प्रोसेस आपको जटिल लगे, लेकिन आप इसको सही प्लानिंग के साथ यदि करते हैं तो यह आपको काफ़ी आसान लगने लग जाएगा। भारत में कई ऐसे शहर हैं जो एनआरआई के निवेश के दृष्टिकोण से हॉटस्पॉट जगह हैं, जिसका मैं फोटो इस वीडियो में आगे लगा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। आज हमने बात किया कि कैसे एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी निवेश कर सकते हैं। हमने यह भी कवर किया कि क्यों प्रॉपर्टी निवेश एनआरआई के लिए इंडिया में बेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट करने का नियम क्या है और एनआरआई को किन गलतियों से बचना चाहिए। भारत का रियल एस्टेट एनआरआई को न केवल फाइनेंशियल रिटर्न देता है, साथ ही साथ उनको देश के साथ जुड़े रहने का भी अनुभव देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें और आप चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और आप नीचे कमेंट में यह भी बताएं कि आप किस शहर में निवेश करने वाले हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में उस सवाल को पूछ सकते हैं।